रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ के ऊपर एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम 8000 से अधिक प्रश्नों का महासंग्रह आपके लिए लेकर आने वाले हैं। और आज हमारा ये कौन सा भाग तीसरा होने वाला है। इसके पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज का हमारा पार्ट 3 रहने वाला है जिसमें हम मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के वस्तुनिष्ठ के 8000 से अधिक प्रश्न एक बाय स्टेप पढ़ेंगे। और जो ये प्रश्न है कि कौन कौन सी परीक्षा में आपके काम आएंगे, तो ये मध्य प्रदेश पुलिस, जेल प्रहरी, वन रक्षक पटवारी, शिक्षक पात्रता परीक्षा, लेबर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एमपीपीएससी एवं राज्य की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और दोस्तों, जो प्रश्न है इसमें कुछ नए प्रश्न हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर भी करें। यह आपके लिए परीक्षा उपयोगी रहने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने शामिल किए हैं। चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आर्कियन चट्टानों की विशेषता है, यानी जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं उनकी क्या विशेषता है। तो हमारे ऑप्शन देखते हैं। यह चट्टानें जीवहीन एवं जीवाश्म रहित हो जाती है। ये चट्टानें ग्रेनाइट एवं नीस में परिवर्तित हो जाती हैं। इन्हें पैतृक एवं प्राथमिक चट्टान कहते हैं। और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो बोल रहा है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि जो आर्कियन क्रम की चट्टानें होती है जीवहीन एवं जीवाश्म रहित होती है और यह ग्रेनाइट एवं नीस में परिवर्तित हो जाती है और यह पैतृक या प्राथमिक चट्टानें हैं। और दोस्तों, जो हमारा आज की सीरीज रहेगी इसमें मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक भाग से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जो हमारे भाग एक और पार्ट 2 हमने बनाए हैं वो भी मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक भाग के ऊपर थे। और जो हमारा आज का पार्ट 3 है ये भी इसी के ऊपर रहने वाला है। इसके लगभग दोस्तों हम 250 से अधिक प्रश्न मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक भाग के ऊपर ही पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा कौन सा है? ये तीसरा भाग है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा कि क्लोजपेट क्रम की चट्टानों में निम्न में से क्या उपस्थित रहता है, यानी जो क्लोजपेट क्रम की चट्टानें रहती हैं उनमें कौन सा खनिज उपस्थित रहता है। तो हम देखते हैं क्वार्टज, कॉपर के पाइराइट, मैग्नीज या उपरोक्त सभी। तो इसका भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यानी जो क्लोपेज क्रम की चट्टानें होती हैं क्लोजपेट क्रम की, उनमें क्वार्टज, कॉपर के पाइराइट और मैग्नीज धातु पाई जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी चट्टान धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, यानी प्रश्न बोल रहे हैं कि कौन सी क्रम की चट्टानें धारवाड़ क्रम की चट्टान है। तो ऑप्शन देखते हैं, चिल्पी क्रम, दूसरा ऑप्शन है हमारा सकोली क्रम, फिर है सोसर क्रम, उपरोक्त सभी। तो इसका भी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट है। चिल्पी क्रम, सकोली क्रम और सोसर क्रम तीनों की चट्टानें कौन सी प्रकार की है? धारवाड़ प्रकार की है। चलिए थोड़ा हम धारवाड़ प्रकार के बारे में जानते हैं। तो इन चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से हुआ है। यानी जो आर्कियन क्रम की चट्टानें थी उन चट्टानों का अपर्दन और निक्षेपण से किसका निर्माण हुआ है? तो वह धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। इसलिए कौन सी चट्टानें हैं? तो अवसादी चट्टानें हैं। ये सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसके दो कारण माने जाते हैं, या तो उस समय तक जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई होगी या फिर लंबा समय बीत जाने के कारण चट्टानों से जीवाश्म नष्ट हो गया हुआ है। यानी दोस्तों धारवाड़ क्रम की चट्टानें इतनी प्राचीन है, जब पृथ्वी पर जीवाश्म यानी कि कोई जीव भी नहीं आया था तब से धरती पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें मौजूद हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किस भौगोलिक संरचना का निर्माण मुख्यतः दक्कन ट्रेप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के स्थिरीकरण से हुआ है। तो प्रश्न बोल रहा है कि मध्य प्रदेश की कौन सी ऐसी संरचना है, भौगोलिक संरचना, जिसका निर्माण दक्कन ट्रेप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के स्थिरीकरण से हुआ है। तो ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है हमारा मध्य भारत का पठार, दूसरा है मालवा का पठार, तीसरा है बुंदेलखंड का पठार और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है बघेलखंड का पठार। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मालवा का पठार। क्या हो जाएगा? मालवा का पठार, यानी कि ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट है। मालवा का पठार का निर्माण दक्कन ट्रेप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के स्थिरीकरण से हुआ है। चलिए थोड़ा हम जानते हैं दक्कन ट्रेप की चट्टान लावा के बारे में। तो मेसोजेनिक युग के अंतिम समय में अर्थात क्रिटेशियस काल में प्रायद्वीपीय भारत में हुई दरारी ज्वालामुखी क्रिया से सीढ़ीनुमा दक्कनी ट्रेप का निर्माण हुआ। यानी दोस्तों जो दक्कनी ट्रेप है इसका निर्माण कहाँ से हुआ है? तो वह ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है। इसमें बेसाल्टी चट्टानें पाई जाती हैं जो कि बहुत ही कठोर होती हैं। दीर्घ काल में इनके निक्षेपण से कालीय रेगुन मृदा का निर्माण हुआ। दोस्तों इसलिए आपको पता होगा कि जो मालवा में पाई जाती है मिट्टी वो भी काली मिट्टी पाई जाती है। और यह संरचना मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। तो ये भी याद रखना है कि दक्कन ट्रेप की जो लावा चट्टान है वो कहाँ कहाँ है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। चलिए हम अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य भारत के पठार से किस मानव समुदाय के बसने का पता चलता है। यानी जो दोस्तों मध्य भारत का पठार है सबसे पहले वहां पर मानव समुदाय कौन सा बसा था?
तो ऑप्शन देखते हैं हम कि वो है हमारा मध्य भाषण काल का मानव, दूसरा ऑप्शन है हमारा पाषाणकालीन मानव, तीसरा है पूर्व प्रागैतिहासिक मानव, या फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट हमारा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन 3, जो हमारा ऑप्शन थर्ड है। पूर्व प्रागैतिहासिक मानव के जो हमें सबूत मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? मध्य भारत पठार से मिले हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व प्रागैतिहासिक मानव। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है चिल्पी क्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के किन जिलों में है? यानी दोस्तों जो चिल्पी क्रम की चट्टान है वो मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में पाई जाती है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला हमारा बालाघाट, दूसरा हो जाएगा जबलपुर, तीसरा छिंदवाड़ा और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसका भी करेक्ट आंसर दोस्तों उपरोक्त सभी आने वाला है, क्योंकि जो चिल्पी क्रम की चट्टानें हैं वो बालाघाट, जबलपुर, छिंदवाड़ा तीनों ही जिलों में पाई जाती है। चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कुछ। छिंदवाड़ा में धारवाड़ शेल समूह, सोनसर सीरीज और सकोली सीरीज के रूप में पाया जाता है। इसमें मैग्नीज के निक्षेप मिलते हैं। यानी दोस्तों जो हमारा छिंदवाड़ा जिला है उसमें धारवाड़ शैली की सोनसर क्रम की चट्टानें भी मिलती है और सकोली सीरीज की चट्टानें भी मिलती हैं, और इनमें क्या पाया जाता है? इनमें पाया जाता है मैग्नीज। तो आप ये भी याद रखें। अगला है हमारा कि बालाघाट तथा अन्य निकटवर्ती भागों में धारवाड़ चट्टानें चिल्पी सीरीज के रूप में उपस्थित है। इनमें अत्यधिक मोटी स्लेट तथा फाइलाइट की तहें मिलती हैं। तो दोस्तों जो छिंदवाड़ा में कौन सी मिलती है? वो मिलती है सोसर क्रम और सिकोली क्रम की, और जो हमारे बालाघाट है इसमें मिलती है चिल्पी क्रम की चट्टानें। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये याद जरूर रखें। चलिए हम अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मध्य उच्च प्रदेश को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो प्रश्न बोल रहा है जो हमारा मध्य उच्च प्रदेश है इसको निम्न में से क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं। गंगा नदी बेसिन, यमुना नदी बेसिन, चंबल नदी बेसिन या गोदावरी बेसिन। तो इसका दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गंगा नदी बेसिन। यानी कि जो मध्य उच्च प्रदेश है मध्य प्रदेश का, उसको हम गंगा नदी के बेसिन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला है वो भी उसका कुछ हिस्सा भी गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत ही आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी चोटी या पहाड़ी मालवा के पठार में स्थित है? यानी प्रश्न बोल रहा है कि कौन सी चोटी है जो मालवा के पठार में स्थित है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला गोमनपुर चोटी, दूसरा है सिगार चोटी, तीसरा है दजारी चोटी या फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मालवा के पठार में गोमनपुर चोटी, सिगार चोटी और दजारी चोटी तीनों ही पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त। चलिए हम थोड़ा मालवा के पठार के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो मालवा में सबसे पहले हम उद्योग देखते हैं दोस्तों। तो नागदा में कृत्रिम रेशा प्लांट है जो बिरला द्वारा संचालित है। इंदौर, रतलाम, देवास, उज्जैन व भोपाल में क्या है? सूती कपड़े की मिल है। साथ दोस्तों भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पर है? भोपाल में है। और पीतमपुर में क्या है? ऑटोमोबाइल उद्योग है पीतमपुर में। और जो मध्य प्रदेश का ड्राई पोर्ट है जिसको हम सूखा बंदरगाह भी बोलते हैं, तो वो भी कहाँ भी है? हमारे पीतमपुर शहर में ही है। दोस्तों थोड़ा और हम मालवा के बात करें तो पर्वत महो की जाना पाओ पहाड़ी जो कि 854 मीटर ऊंची है, यहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। क्या होता है? चंबल नदी का उद्गम होता है। और मालवा के पठार की सबसे चोटी कौन सी? तो वो है हमारी सिगार की चोटी। कौन सी? सिगार की चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 881 मीटर। तो आप ये भी याद रखें कितनी है? 881 मीटर। चलिए अगला प्रश्न है कि किस भौगोलिक संरचना में भारत के सबसे बड़े बीहड़ क्षेत्र पाए जाते हैं? तो प्रश्न है हमारा। तो ऑप्शन देखते हैं। बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार या रीवा पन्ना का पठार। तो इसको दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य भारत का पठार। क्या हो जाएगा? मध्य भारत का पठार। क्योंकि दोस्तों मध्य भारत के पठार से चंबल नदी निकलती है और चंबल नदी ही सर्वाधिक मृदा का अपरदन करती है और बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण कर देती है। साथ ही दोस्तों जो चंबल नदी अपरदन करती है वो किस प्रकार का होता है? तो होता है गली अपरदन। किस प्रकार का अपरदन करती है? गली प्रकार का अपरदन करती है। चलिए दोस्तों हम मध्य भारत के पठार के बारे में कुछ विस्तार से जान लेते हैं। तो इस पठार का निर्माण दक्कन ट्रेप की चट्टानों से हुआ है। फिर हमारा यह पठार मध्य प्रदेश के उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित है। इस पठार के जद में यानी इस पठार में कौन कौन से जिले शामिल है? तो मुरैना, भिंड, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर आदि जिले का संपूर्ण भाग तथा नीमच, मंदसौर व गुना जिलों के कुछ भाग शामिल है। इस पठार की दोस्तों प्रमुख नदियों की हम बात करें तो चंबल हो जाएगी, फिर काली सिंध, शिप्रा, पार्वती आदि। दोस्तों काली सिंध, शिप्रा और पार्वती तीनों चंबल की सहायक नदियां हैं। मध्य प्रदेश के पठार में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जो हमारा मध्य भारत का पठार है इसमें मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी है? वो है हमारी जलोढ़ मिट्टी। अगला है दोस्तों इस पठार की जलवायु मुख्य रूप से महाद्वीपीय प्रकार की है, जिसमें गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है और ठंड में अधिक ठंड पड़ती है। साथ ही दोस्तों मध्य भारत के पठार में सर्वाधिक सबसे कम वर्षा होती है। तो कितनी होती है? सिर्फ 75 सेंटीमीटर वार्षिक यहाँ पर वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भिंड है। कितनी रिकॉर्ड होती है? तो 55 सेंटीमीटर। सिर्फ 55 सेंटीमीटर बारिश होती है यहाँ पर। इस पठार में मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं। मध्य भारत के पठार में कृषि फसलें हो जाएंगी हमारी सरसों, गेहूं, ज्वार और गन्ना। कौन सी हो जाएगी? सरसों, गेहूं, ज्वार और गन्ना। अगला पॉइंट है हमारा इस पठार पर खनिज के रूप में मुख्य रूप से चूना पत्थर, इमारती पत्थर और चीनी मिट्टी पाए जाते हैं। यानी कि चूना पत्थर और जो इमारती पत्थर जो मकान वगैरह बनाने में काम आता है वो पत्थर पाए जाते हैं। और मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध है। यानी जो भिंड जिले में मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र आता है वो यहाँ का प्रमुख
औद्योगिक केंद्र हैं। तो दोस्तों इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है, मध्य भारत का पठार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ा दोस्तों यहाँ खुद के एडवर्टाइज का समय आ गया है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर भी दो प्रकार की सीरीज चल रही है। एक हम एसएससी जीडी वालों के लिए चला रहे हैं वर्दी पक्की बेच, जिसमें हम स्टैटिक जीके के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लेकर आते हैं। परीक्षा से पहले आप रट लें, अगर आप एसएससी जीडी तैयारी कर रहे हैं साथ में, तो ये सीरीज आप जरूर देखें। साथ ही जो भी हमारे मध्य प्रदेश के पटवारी, आरक्षक, वन रक्षक, बैंकिंग इनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ की महासीरीज चला ही रहे हैं, जिसमें हम 8000 से अधिक प्रश्नों का महासंग्रह आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसका भी हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले से अपलोड कर दिया। आज हम पार्ट 3 अपलोड करने वाले हैं, तो आप उन दोनों को देख लें अगर नहीं देखा हो तो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, तो आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी दूंगा, अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके जुड़ सकते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आज का। अगला है हमारा आज का प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस पठार को विंध्यन कंगाली प्रदेश कहा जाता है? क्या है, निम्न में से किस पठार को विंध्यन कंगाली प्रदेश कहा जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार या मालवा का पठार। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रीवा पन्ना का पठार। क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2, रीवा पन्ना के पठार को ही विंध्यन कंगाली प्रदेश भी बोलते हैं। चलिए थोड़ा हम रीवा पन्ना के पठार के बारे में जानते हैं। तो रीवा पन्ना के पठार का क्षेत्रफल कितना है, वो है 31,955 वर्ग किलोमीटर, जो कि प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.37 है। कितना, 10.37% भाग पर रीवा पन्ना का पठार है। और यहाँ पर विंध्यन शैल पाई जाती है, इसलिए इसे विंध्यन का पठारी प्रदेश भी कहा जाता है, विंध्यन कंगाली प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ पर बालुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की कृषि उपज में गेहूं, ज्वार, तिलहन आदि प्रमुख है। दोस्तों हम ये रीवा पन्ना पठार की बात कर रहे हैं, और रीवा पन्ना पठार की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। यहाँ वर्षा का औसत 100 से 125 सेंटीमीटर होती है, यानी कि वर्षा अच्छी होती है, कितनी होती है, 100 से 125 सेंटीमीटर रहती है। और यहाँ बहने वाली नदियों की हम बात करें तो सोन, केन, टॉन्स, बीहड़, सतना, ब्योरमा आदि प्रमुख है। नदियाँ कौन कौन सी, सोन, केन, टॉन्स, बीहड़, सतना और ब्योरमा नदी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। और इसके अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, तो इसके अंतर्गत दमोह, रीवा, सतना, पन्ना एवं सागर जिले की रेहली और बंडा तहसील आती है। साथ दोस्तों जो रीवा पन्ना के पठार है, इसमें बहुत सारे जलप्रपात पाए जाते हैं। तो रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आने वाले प्रमुख पर्यटन क्षेत्र में चचाई, बहुटी और केवटी जलप्रपात, तीनों बहुत ही प्रसिद्ध जलप्रपात है मध्य प्रदेश के। कौन कौन से, चचाई, बहुटी और केवटी जलप्रपात। इसके साथ ही बरहूत, स्तूप, सतना, चित्रकूट और मेहर भी रीवा पन्ना के पठार में ही शामिल है। तो यहाँ का क्या प्रमुख पर्यटन स्थल है। चलिए आज का हम अगला प्रश्न देखने हमारा अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? प्रश्न बोल रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं, नर्मदा सोन घाटी, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार या मध्य भारत का पठार। तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट है, बघेलखंड का पठार। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बघेलखंड पठार प्रदेश में सबसे छोटा है। चलिए थोड़ा हम बघेलखंड पठार के बारे में जान लेते हैं। तो इस पठार में गोंडवाना चट्टान पाई जाती है। यह पठार मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में है। इस पठार में शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी जिले संपूर्ण रूप से, जबकि सीधी और सिंगरौली के कुछ भाग आते हैं। तो दोस्तों शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी आते हैं, और सीधी और सिंगरौली की कुछ तहसील इसके अंतर्गत आती हैं। इस पठार को मेक्कल पर्वत श्रेणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पठार को मेक्कल पर्वत श्रेणी भी है। इस पठार से सोन, नर्मदा, टोंस, जोहिला आदि नदी गुजरती है। यानी कौन कौन सी नदी निकलती है? तो वो हमारी सोन, नर्मदा, टोंस और जोहिला नदी हो जाएगी। अगला है बघेलखंड के पठार की मुख्य फसल में चावल है, साथ ही अन्य फसल में अलसी, ज्वार और तिल है। अगला है हमारा, इस पठार की जलवायु मानसूनी है और इस पठार पर 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यह पठार वन संपदा से भरपूर है। यहाँ मुख्य रूप से साल, सागौन, बांस पाए जाते हैं। इस पठार का मुख्य खनिज क्या है? वो है कोयला। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर चूना पत्थर, बॉक्साइट, कोयला, अग्निरोधी मिट्टी, गेरू अन्य खनिज भी उपलब्ध है। और क्षेत्रफल से दृष्टि से छोटा है, तो याद रखें बघेलखंड का पठार। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि तालचर उपक्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के किस जिले में नहीं पाया जाता है? यानी दोस्तों जो तालचर की क्रम की चट्टान है उनका विस्तार मध्य प्रदेश के किस जिले में नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं, सीधी, सीहोर, सिंगरौली और शहडोल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा मध्य प्रदेश का सीहोर जिला है उसमें तालचर क्रम की चट्टानों का विस्तार नहीं है। दोस्तों जो तालचर क्रम की चट्टान है का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। ये चट्टानें अवसादी चट्टानें हैं, अतः ये परतधार भी होती हैं। इसका रूपांतरण आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों की अपेक्षा कम हुआ है। और दोस्तों जो हमारे तालचर क्रम की चट्टानें हैं ये अपने कोयला उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। के लिए कोयला उत्पादन,
मोस्टली दोस्तों तालचेर की चट्टानों में कोयला का ही उत्पादन होता है। और जो हमारा सिंगरौली है उसको मध्य प्रदेश के हम क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ऊर्जा राजधानी। क्या बोलते हैं, ऊर्जा राजधानी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला संगमरमर किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं हम, चिल्पी क्रम, बिजावर क्रम, सौसर क्रम या सकोली क्रम। तो इसका दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सकोली क्रम। जो हमारी सकोली क्रम की चट्टान है इनमें उच्च गुणवत्ता का संगमरमर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, संगमरमर पाया जाता है। जबलपुर में इस शैल समूह का रविदार डोलोमाइट चूने पत्थर संगमरमर नर्मदा की घाटी में पाया जाता है। दोस्तों जो सकोली क्रम है ये जबलपुर में पाई जाती है और इस शैल में रविदार डोलोमाइट चूने की पत्थर संगमरमर नर्मदा नदी की घाटी में पाए जाते हैं। और छिंदवाड़ा में धारवाड़ शैल समूह सोनसर सीरीज और सकोली सीरीज के रूप में पाया जाता है, जिसमें मैग्नीज के निक्षेप भी मिले हैं। तो दोस्तों जो हमारा सकोली क्रम है इसका विस्तार जबलपुर और छिंदवाड़ा दोनों जिले में, किसमें, जबलपुर और छिंदवाड़ा दोनों में हमारे सकोली क्रम का विस्तार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भांडेर उपक्रम की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के किन जिलों में है। तो ऑप्शन देखते हैं हम। पहला है सागर, छिंदवाड़ा, शहडोल। दूसरा हो जाएगा पन्ना, दमोह, ग्वालियर। तीसरा है दमोह, रीवा, पन्ना। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सागर, सतना, दमोह। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। जो हमारी भांडेर उपक्रम की चट्टान है वो सागर, सतना और दमोह जिलों में मिलती है। याद रखें आप, भांडेर उपक्रम की चट्टानों का विस्तार सागर, सतना और दमोह जिले में है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मालवा के पठार का विस्तार मध्य प्रदेश के कितने भूभाग पर है। क्या है, यानी जो मालवा का पठार है इसका विस्तार मध्य प्रदेश के कितने भूभाग पर है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला हो जाएगा 26%, दूसरा है 40%, फिर है 28% और फिर है 21%। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 26%। क्या हो जाएगा, सॉरी 28% हो जाएगा, क्योंकि जो मालवा का पठार है ये 28% क्षेत्र पर स्थित है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग भी मालवा का पठार ही है। कितना हो जाएगा, 28%। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले दोस्तों पहले नंबर पे है हमारा मालवा का पठार जो लगभग 28% भूभाग कवर करता है। दूसरे नंबर पर दोस्तों हमारा नर्मदा सोन घाटी है जो लगभग 26% कवर करती है। तीसरे नंबर पर है मध्य भारत का पठार। क्या है, मध्य भारत का पठार, जिसके अंतर्गत 10.68% आता है। और हमारा चौथे स्थान पर है रीवा पन्ना का पठार, जिसके अंतर्गत 10.37% भूभाग। और पांचवें नंबर पर आता है हमारा बुंदेलखंड का पठार जो कि 7.7% भूभाग को कवर करता है। चलिए अगले प्रश्नों को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, रीवा पन्ना के पठार पर प्रारंभ में किस वंश का शासन रहा था। थोड़ा सा हमारा हिस्ट्री टाइप प्रश्न है कि रीवा पन्ना के पठार पर प्रारंभ में किस वंश का शासन रहा था। तो ऑप्शन हम देखते हैं, गोंड वंश, फिर आ जाएगा हेय वंश, फिर आ जाएगा चंदेल वंश और लास्ट ऑप्शन है हमारा वाकाटक वंश। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 2। ये जो दूसरे नंबर का है वो विकल्प बिल्कुल सही है, हेय वंश। तो रीवा पन्ना के पठार पर प्रारंभ में हेय वंश के राजाओं ने अपना शासन किया था। चलिए देखते हैं थोड़ा इसके बारे में। प्रारंभिक ज्ञात वंश हेय वंश है, जिसने कालिंजर 249 ईस्वी को राजधानी बनाया। तत्पश्चात गुप्त वंशियों का शासन रहा। हेय वंशियों को यशोवर्मन चंदेल खजुराहो ने हराया था और 1925 से 1955 ईस्वी, किंतु 12वीं शताब्दी तक हेय बने रहे। और 14वीं शताब्दी में कालिंजर को बुंदेलों ने जीता। वह छत्रसाल बुंदेला पन्ना रियासत के क्या थे, प्रतापी राजा थे। 1948 में विंध्य प्रदेश अस्तित्व में आया, जिसे 1956 में मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। तो दोस्तों हम रीवा पन्ना के पठार का थोड़ा इतिहास देखते हैं। तो प्रारंभ में यहाँ पर हेय वंश का शासन रहा, फिर गुप्त आए, गुप्त के बाद यहाँ पर आए चंदेल, और चंदेल के बाद यहाँ पर बुंदेल आए, और उसके बाद ये फिर अंग्रेज वगैरह और कुछ मुगल, और लास्ट में दोस्तों 1948 में विंध्य प्रदेश अस्तित्व में आया और 1956 में मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया। तो रीवा पन्ना के पठार के प्रारंभ में किस वंश का शासन था, होता हेय वंश का शासन यहाँ पर रहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। और दोस्तों ये प्रश्न हमारा पटवारी परीक्षा 2017 में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो ऑप्शन देखते हैं, महादेव पर्वत या महादेव पहाड़ियाँ। दूसरा ऑप्शन है हमारा रीवा पन्ना पठार। तीसरा है नर्मदा सोन घाटी। फोर्थ ऑप्शन है मालवा श्रेणी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि महादेव पहाड़ियाँ। जो दोस्तों धूपगढ़ है ये महादेव पहाड़ियों में आती है। धूपगढ़ पर्वत महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है और पूरे मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है, यानी कि हाईएस्ट पीक है मध्य प्रदेश की धूपगढ़, और यह पंचमढ़ी में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी दोस्तों, वो है 1352 मीटर। कितनी है, 1352 मीटर, तो आप याद रखें। और दोस्तों जो हमारी ये महादेव पहाड़ी है, महादेव श्रेणी है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और सिवनी जिलों में फैली हुई है। 4 जिले हैं, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और सिवनी। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। मध्य प्रदेश का आकार के समान है, यानी मध्य प्रदेश का आकार किस प्रकार से है। तो ऑप्शन है हमारा बैठे हुए शेर, बैठे हुए ऊंट, बैठे हुए हाथी या बैठे हुए चीता के समान है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का आकार है बैठे हुए ऊंट की तरह। किस प्रकार से है, बैठे हुए ऊंट के प्रकार से।
दोस्तों आप देख सकते हैं ये बैठे हुए ऊँट के प्रकार से, ये ऊँट की गर्दन टाइप दिख रहा है और दोस्तों बीच में कोबड़ रहता है जिसमें पानी का संचय करता है। तो मध्य प्रदेश का आकार किस प्रकार से है, बैठे हुए ऊँट के समान है। दोस्तों ये मध्य प्रदेश का मैप है और ये मध्य प्रदेश के हमने 5 पड़ोसी स्टेट, तो उत्तर में हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में हो जाएगा हमारा गुजरात और उत्तर पश्चिम में हो जाएगा राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्वेदी अग्नि लावा के उद्गार से किस काल में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। यह प्रश्न दोस्तों पटवारी परीक्षा 2017 में पूछा गया है कि अंतर्वेदी अग्नि लावा के उद्गार से किस काल में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। तो हम ऑप्शन देखते हैं, कार्बोनिफेरस, प्लास्टोसिन काल, क्रिटेशियस काल या हेलोविन काल, या इसको होलोसिन भी बोलते हैं हमें ना, होलोसिन काल। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, क्रिटेशियस काल। दोस्तों जो दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है वो किस काल में हुआ है, वो है क्रिटेशियस काल में इसका निर्माण हुआ है। और ये पटवारी परीक्षा में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद इसको रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि कौन सा क्षेत्र गुजरात के शासक व्याघ्रदेव के अधीन रहा। यानी तो दोस्तों जो गुजरात के शासक थे व्याघ्रदेव, उनके शासन में कौन सा मध्य प्रदेश का हिस्सा था जो उनके अधीन रहा था। तो ऑप्शन देखते हैं, बघेलखंड, बुंदेलखंड, तीसरा नर्मदा सोन घाटी या मध्य भारत। तो करेक्ट आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा हमारा बघेलखंड। क्या हो जाएगा दोस्तों, जो मध्य प्रदेश का बघेलखंड था यह गुजरात के शासक व्याघ्रदेव के अधीन रहा था, तो आप याद रख सकते हैं बुंदेलखंड। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी घाटी मध्य भारत के पठार में स्थित है। क्या है प्रश्न, कि निम्न में से कौन सी घाटी मध्य भारत के पठार में स्थित है। और दोस्तों ये प्रश्न हमारा पुलिस आरक्षक 2016 में पूछा गया है, तो ये भी प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो ऑप्शन हम देखते हैं, चंबल घाटी, सोन घाटी, नर्मदा घाटी या ताप्ती घाटी। तो दोस्तों इसका हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है चंबल घाटी, क्योंकि दोस्तों मध्य भारत के पठार से कौन सी नदी बहती है, तो बहती है हमारी चंबल नदी। चलिए थोड़ा चंबल नदी के बारे में बात करते हैं हम। तो चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। ये नदी जानापाव पर्वत, कहाँ से, जानापाव पर्वत जिसको बांगचू पाइन भी बोलते हैं, महू से निकलती है। और इसका प्राचीन नाम क्या है, वो है चरमोवती। क्या है, चरमोवती। इसकी सहायक नदियां शिप्रा, सिंध, काली सिंध और कूनो नदी है। यह नदी भारत में उत्तर तथा उत्तर मध्य भाग में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ से कोटा तथा धौलपुर, सवाई माधोपुर और मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड, मुरैना आदि जिलों से बहती है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले कवर करती है, याद रखें आप, धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड और मुरैना से चंबल नदी निकलती है। और दोस्तों ये अपने भेड़ों के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये गलिया प्रदान करती है। किस प्रकार का प्रदान करती है, गलिया प्रदान। तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलिस आरक्षक 2016 में पूछा भी गया है, रिपीट होने के भी चांस हैं, तो वीडियो में बने रहें। अभी हम 30 से 40 प्रश्नों का और अध्ययन करने वाले हैं, वीडियो आपको पूरा देखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, मालवा के पठार में स्थित शिगार की चोटी की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों जो मालवा के पठार की सर्वाधिक ऊंचाई की वाली चोटी है वो है हमारी शिगार की चोटी। तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है प्रश्न, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 882 मीटर, दूसरा है 810 मीटर, तीसरा है 881 मीटर और चौथा है 885 मीटर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 881 मीटर। क्या हो जाएगा, जो हमारी शिगार की चोटी है इसकी ऊंचाई है 881 मीटर। दोस्तों आप मैप में देख सकते हैं, ये हमारा मालवा का पूरा पठार है और यहाँ पर इसकी चोटी है शिगार की चोटी, जिसकी ऊंचाई है 881 मीटर। चलिए, और दोस्तों मालवा का पठार पूरे मध्य प्रदेश के कितने भाग पर फैला है, तो आपको आप कमेंट करके बता दीजिएगा। थोड़ी देर पहले हमने प्रश्न डिस्कस किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है। प्रश्न बोल रहा है कि कौन सी नदी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं हम, ताप्ती घाटी, फिर है चंबल घाटी, सोन घाटी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नर्मदा घाटी। तो इसका दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल घाटी, क्योंकि दोस्तों जो हमारी चंबल नदी है वो कभी भी घाटी में अंदर नहीं बहती है, खुले मैदानों में बहती है। थोड़ा दोस्तों हम भ्रंश घाटी के बारे में जानते हैं। तो भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती है। यानी कि दोस्तों मान लो एक पर्वत ये है, एक पर्वत ये है, और जो उसके बीच की जगह है धंस जाती है, ये अंदर की ओर चली जाती है और एक खाई बन जाती है वी आकार की, तो उसको दोस्तों हम भ्रंश घाटी बोलते हैं। तो इस हिसाब से इस तरीके से भ्रंश घाटी का निर्माण होता है जब तनाव जनित बल के कारण दो भूखंडों का विपरीत दिशा में खिसकाव होता है, तब इसका निर्माण होता है। और भ्रंश घाटियां लंबी, संकरी एवं गहरी होती हैं। इन्हें जर्मन भाषा में क्या बोला जाता है, तो ग्राबेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्राबेन बोला जाता है। तो आपने देख लिया होगा कि भ्रंश घाटी किस प्रकार से बनती है। तो कौन सी नदी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चंबल नदी घाटी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है। तो ऑप्शन है भूमध्य रेखीय, ध्रुवीय, मानसूनी और फोर्थ ऑप्शन है मरुस्थलीय। तो दोस्तों मध्य प्रदेश नहीं, जो हमारा पूरा भारत है, यहाँ की जलवायु किस प्रकार की, तो है मानसूनी प्रकार की। तो मध्य प्रदेश का पूछा है भारत का, आपको मानसूनी प्रकार पर ही क्लिक करना है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की, तो है मानसूनी प्रकार की। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। चलिए थोड़ा मध्य प्रदेश की मानसून के बारे में जानते हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में। तो
तो मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी उष्णकटिबंधीय प्रकार की है, जो कि भारतीय जलवायु का ही प्रतिरूप है। यहाँ की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में समुद्र तट से दूरी, अक्षांशीय स्थिति, औसत ऊंचाई, प्राकृतिक वनस्पति, धरातलीय स्वरूप, वायु दिशा आदि प्रमुख है। कर्क रेखा के प्रदेश के मध्य से होकर गुजरती है, जिस कारण प्रदेश की अपेक्षाकृत गर्मी अधिक होती है। किसी क्षेत्र विशेष का दीर्घकालीन मौसमी दशाओं में सम्मिलित रूप को हम जलवायु कहते हैं। दोस्तों जलवायु की परिभाषा भी आप साथ साथ पढ़ लें कि किसी क्षेत्र विशेष का दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं जलवायु। और मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, तो मानसूनी प्रकार की है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन देखते हैं मेकल श्रेणी, दूसरा हो जाएगा ग्वालीगढ़ पहाड़ी, तीसरा है महादेव पहाड़ी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा राजपीपला की पहाड़ी। तो इसका दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेव पहाड़ी। क्या है? महादेव पहाड़ी, यानी जो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है वो कहाँ पर है? महादेव पहाड़ी पर है। और नाम क्या है उसका? पंचमढ़ी। क्या है? पंचमढ़ी। दोस्तों पंचमढ़ी में ही आर्मी एजुकेशन कोर का सेंटर भी है। आर्मी एजुकेशन कोर की स्थापना पंचमढ़ी में की गई थी, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। चलिए थोड़ा पंचमढ़ी के बारे में जानते हैं। तो पंचमढ़ी भारत के मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में स्थित एक पर्वतीय पर्यटक स्थल हिल स्टेशन है। यहाँ ब्रिटिश राज के जमाने में एक छावनी रही थी, क्योंकि दोस्तों यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है। इस हिसाब से अंग्रेज अधिकारी थे, उनको यहाँ का माहौल सूट हो गया था और उन्होंने यहाँ पे ब्रिटिश छावनी की भी स्थापना करी थी। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह शहर अक्सर सतपुड़ा की रानी कहलाता है। क्या कहलाता है? सतपुड़ा की रानी कहलाता है। यहाँ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी है। क्या है? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यह मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु 1352 मीटर ऊंचा धूपगढ़ भी यहीं स्थित है। यानी दोस्तों जो धूपगढ़ है ना मध्य प्रदेश सबसे छोटी, वो भी कहाँ पर? हमारे पंचमढ़ी में या महादेव पहाड़ी पर ही स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोस्तों आज मालवा छाया हुआ है हमारी सीरीज में, तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं सिद्ध बाबा, सिगार की चोटी, धजारी चोटी या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिगार चोटी। क्या हो जाएगा? सिगार चोटी मालवा की सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसकी हम उसकी बात करें ऊंचाई की, तो 881 मीटर कितनी है? 881 मीटर ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई, 881 मीटर, जो मध्य प्रदेश के कितने 28% भूभाग पर फैला हुआ है मालवा का पठार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। तो ऑप्शन हम देखते हैं विंध्यशैल का, दूसरा है गोंडवाना लैंड का या गोंडवाना हिस्से का, तीसरा है दक्कन ट्रैप का और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा गोंडवाना लैंड का। दोस्तों मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत ही गोंडवाना लैंड है इसका हिस्सा है। किसका? गोंडवाना का हिस्सा है हमारा पूरा भारत ही, और भारत के अंदर मध्य प्रदेश है, तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो थोड़ा हम गोंडवाना के बारे में जानते हैं। तो गोंडवाना नाम नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित प्राचीन गोंड राज्य के व्युत्पन्न से हुआ है। यानी जो नर्मदा नदी में जो प्राचीन एक शासन था, गोंड राज्य था, उसके नाम से इसका नाम गोंडवाना रखा गया है, जहां से गोंडवाना काल की शिलाओं का पहले विज्ञान जनित बोध होता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रखें। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला है हमारा कि विंध्यन श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। क्या बोल रहा है प्रश्न की जो हमारी विंध्यन श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन देखते हैं हम मिकाई, गुडविल चोटी, बेल चोटी या कास्टर्ड चोटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुडविल चोटी। क्या हो जाएगा? गुडविल चोटी। दोस्तों हम गुडविल चोटी को ही सद्भावना शिखर बोलते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि विंध्यन श्रेणी की सबसे चोटी कौन सी? गुडविल चोटी, या इसको हम हिंदी में सद्भावना शिखर भी बोलते हैं। चलिए थोड़ा विंध्याचल पर्वत के बारे में जानते हैं। तो यह हिमालय से भी प्राचीन पर्वत है। सद्भावना गुडविल शिखर जिसकी ऊंचाई 752 है, इसकी विंध्याचल की सर्वोच्च चोटी है। ऊंचाई कितनी याद रखें? 752 मीटर, जो कि विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि दमोह क्षेत्र में स्थित है। और किस जिले के अंतर्गत आती है? दमोह के अंतर्गत आती है और भांडेर में आती है। दोस्तों विंध्याचल श्रृंखला के कुछ हिस्से हैं, कैमूर, भांडेर, तो ये किसमें आती है? भांडेर पर्वत श्रेणी में आती है। यह विंध्याचल की उप श्रृंखला है। सिद्ध बाबा शिखर 1172 मीटर भांडेर की सर्वोच्च चोटी है, जो कि बुंदेलखंड पठार में स्थित है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है, यानी कि कौन सा हिस्सा है जो मध्य प्रदेश का नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मध्य भारत का पठार, दूसरा है सतपुड़ा एवं मेकल श्रेणी, तीसरा है पश्चिमी घाट और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नर्मदा सोन घाटी। तो दोस्तों काफी इजी प्रश्न ही है। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि वेस्टर्न घाट जो पश्चिमी घाट है वो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। चलिए थोड़ा हम पश्चिमी घाट के बारे में जानते हैं। पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सहाद्री पर्वत, इनको हम सहाद्री श्रेणी भी बोलते हैं। दक्कनी पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ यह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 1600 किलोमीटर लंबी है और विश्व में जैव की विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से विश्व में इसका कौन सा है? 8वां स्थान है। यानी दोस्तों अगर हम पश्चिमी घाट की बायोडाइवर्सिटी के रूप में चर्चा करें तो इसका पूरा विश्व में बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से 8वां स्थान है। यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है
और फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त होती है। 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट के 39 स्थानों को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। दोस्तों इस हिसाब से जो हमारा पश्चिमी घाट है वर्ल्ड हेरिटेज एक साइट भी है। और कौन कौन सा राज्य में विस्तार है इसका, तो इसका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में इसका विस्तार है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से जिले मालवा पठार में नहीं है। दोस्तों एक मिनट पानी पी लेता हूं मैं। प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन से जिले मालवा पठार में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन हम देखते हैं। पहला ऑप्शन देवास विदिशा, दूसरा है बैतूल नरसिंहपुर, तीसरा है उज्जैन रतलाम और फोर्थ ऑप्शन है नीमच सीहोर। तो दोस्तों आप जो मध्य प्रदेश के हमारे जितने भी भौगोलिक भाग हैं उनको जरूर अच्छे से याद कर ले और उनके अंतर्गत शामिल जिले और कुछ की तहसीलें भी शामिल होती है। तो दोस्तों उसको तहसीलों का विशेष रूप से याद रखें क्योंकि ऐसे प्रश्न लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि मालवा के पठार। तो दोस्तों इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि कौन से इसमें शामिल नहीं है। तो दोस्तों बैतूल और नरसिंहपुर मालवा के पठार का हिस्सा नहीं है। कौन कौन से हमारे बैतूल और नरसिंहपुर मालवा पठार का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जो देवास है, उज्जैन, नीमच, रतलाम, सीहोर और विदिशा ये मध्य प्रदेश के भाग हैं और जैसे कुछ विदिशा हो गया, सीहोर हो गया। तो दोस्तों इनके कुछ आंशिक भाग शामिल है लेकिन शामिल जरूर है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि मालवा के पठार में कौन कौन से जिले आते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा देवास, धार, इंदौर, झाबुआ, मंदसौर, नीमच, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन और दोस्तों गुना और सीहोर जिलों के कुछ भाग भी इसमें शामिल किए गए। तो आप इसे याद रख लें। साथ दोस्तों राजस्थान के हमारे झालावाड़ और बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ के कुछ हिस्से भी इसमें शामिल किए गए हैं। लेकिन हमें मध्य प्रदेश से मतलब है तो एक बार रिपीट करता हूं मैं। मध्य प्रदेश का देवास जिला, धार, इंदौर, झाबुआ, मंदसौर, नीमच, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, साथ ही गुना और सीहोर के कुछ क्षेत्र इसमें शामिल किए गए इसमें मालवा के पठार में। तो आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला है कि देश के क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश से ढका हुआ है, यानी कि मध्य प्रदेश टोटल कितना एरिया कवर करता है पूरे भारत का। तो ऑप्शन देखते हैं 5%, फिर है हमारा 3%, फिर है 2% और फिर है 10%। तो दोस्तों इसका लगभग में जवाब आएगा हमारा 10%। क्या आएगा 10%। अप्रोक्स बात करें दोस्तों हम तो 9.38%। आप याद रखें, अप्रोक्स याद रखना है आपको। तो दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश है पूरे भारत का 9.38% हिस्सा कवर करता है। पहले स्थान पर हमारा राजस्थान है जो कि 10.41% कवर करता है। चलिए दोस्तों हम क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 हमारे इंपॉर्टेंट राज्य याद कर लेते हैं। तो पहले स्थान पर हमारा राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, 4 नंबर पर उत्तर प्रदेश है और 5वें नंबर पर है गुजरात। दोस्तों टॉप 10 आप पढ़ ले पॉज करके या आपको एटलीस्ट 5 तो याद रहनी चाहिए। तो पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश और 5वां हमारा कौन सा हो जाएगा गुजरात। तो दोस्तों और ये भी याद रखें आप 9.38% भूभाग को मध्य प्रदेश कवर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य क्षेत्र को कहा जाता है, यानी दोस्तों जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं भौगोलिक दृष्टि से। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है रीवा पन्ना का पठार, दूसरा है नर्मदा सोन घाटी, तीसरा है मालवा का पठार और फोर्थ ऑप्शन है मध्य भारत का पठार। तो दोस्तों हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। क्या हो जाएगा मालवा का पठार। तो दोस्तों हमारा जो मालवा का पठार है इसको हम मध्य क्षेत्र बोलते हैं। इसलिए दोस्तों जब भी आप उज्जैन, रतलाम, देवास आदि के रेलवे स्टेशन में जाते होंगे तो आपको रेलवे में अनाउंस होता है कि पश्चिम रेलवे में आपका स्वागत है। क्या में स्वागत है पश्चिम रेलवे में, क्योंकि जो ये हिस्सा पश्चिम में आता है। दोस्तों इस तरह से जो मध्य प्रदेश में बिजली विद्युत वितरण कंपनी मालवा में उसका भी नाम क्या है मध्य प्रदेश पश्चिमी विद्युत वितरण कंपनी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग को हम क्या बोलते हैं मालवा का पठार बोलते हैं। चलिए मालवा के पठार के बारे में तो कुछ जानकारी लेते हैं हम, कुछ पॉइंट देखते हैं। तो मालवा पठार के पश्चिमी भाग को मध्य उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा मालवा पठार के लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। साथ ही दोस्तों मालवा पठार की औसत ऊंचाई लगभग कितनी 500 मीटर, कितनी 500 मीटर है। और मालवा की सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी सिगारी चोटी। थोड़ी देर पहले हमने प्रश्न में देखा और ऊंचाई कितनी है इसकी 881 मीटर। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ज्वालामुखी लावा द्वारा निर्मित होने के कारण इस क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख नदियां में हमारी शिप्रा, चंबल, काली सिंध, माही, सोनार, बेतवा और पार्वती नदी है। और औसत वर्षा कितनी होती है तो 75 से 125 सेंटीमीटर मालवा के पठार पर औसत वर्षा होती है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला है हमारा कि मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है। तो दोस्तों चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। मेकल पर्वत जो कि मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा बनाता है। दूसरा है हमारा चंबल जो कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती है। तीसरा है हमारा ताप्ती जो कि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी, क्योंकि मेकल पर्वत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पूर्वी सीमा बनाता है। फिर जो हमारी चंबल नदी है दोस्तों यह मध्य प्रदेश
राजस्थान की और मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा बनाती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश और दक्षिण में महाराष्ट्र की प्राकृतिक सीमा बनाती है। चलिए थोड़ा और हम जानते हैं। तो मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं गुजरात। राज्य के उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश, दोस्तों जो हमारा उत्तर पूर्व एरिया यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश है। दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, इधर पूरा छत्तीसगढ़ है। और पश्चिम में गुजरात, दोस्तों जो हमारा भाग यहाँ पर क्या है, गुजरात है। उत्तर पश्चिम में राजस्थान, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। और दक्षिण पश्चिम में क्या है, महाराष्ट्र है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश की सीमा बन गई कुछ इस प्रकार से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मंदसौर जिले की गरड़ तहसील किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि आपको भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार उसके जिले और तहसील जरूर याद रखनी है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। तो प्रश्न है कि मंदसौर जिले की गरुड़ तहसील किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन देखते हैं, रीवा पन्ना, फिर है बुंदेलखंड, मध्य भारत का पठार या सतपुड़ा क्षेत्र। तो दोस्तों इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य भारत का पठार। क्या हो जाएगा, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत मंदसौर जिला शामिल किया गया। क्योंकि दोस्तों मंदसौर जो जिला है ये तो पूरी तरह से किसमें आता है, मालवा में आता है। लेकिन इसकी जो गरुड़ तहसील है वो किसमें आती है, वो आती है मध्य भारत के पठार में। तो गरुड़ मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है और ये मंदसौर जिले की तहसील है। क्या है, मंदसौर जिले की तहसील है। यह राजस्थान के झालावाड़ जिले के साथ अपनी सीमा साझा करता है और यहाँ बोली जाने वाली भाषा कौन सी, मेवाड़ी, हड़ौती और मालवी भाषाओं का मिश्रण है। तो दोस्तों आप ये भी याद रखें, जैसे कि मान लो हमारी सीमा राजस्थान से लगती है, तो राजस्थान से हमारे कौन कौन से जिले अपनी सीमा बना रहे हैं और उन जिलों में भी कौन कौन सी तहसीलें राजस्थान के साथ सीमा बना रही है। अगर आप इतना याद कर लेंगे तो आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे, आपके सफल होने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांस बढ़ जाएंगे। क्योंकि ऐसे थोड़े कभी कभी जटिल प्रश्न में आ जाते हैं। मान लो किसी दिन आपकी किस्मत खराब रही हो, इस दिन कठिन प्रश्न आ गया, तो फिर आपको थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। थोड़ी सी अपनी तैयारी को डीप में ले जाए। तो जो हमारी गरुड़ है क्या है, मंदसौर जिले की एक तहसील जो कि राजस्थान के झालावाड़ जिले के साथ सीमा बनाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, अमरकंटक को, चचाई जलप्रपात को, नर्मदा नदी को या पंचमढ़ी को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचमढ़ी को। पंचमढ़ी को दोस्तों सतपुड़ा की रानी कहा जाता है क्योंकि ये मध्य प्रदेश का क्या है, एकमात्र हिल स्टेशन है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सतपुड़ा की रानी। द क्वीन ऑफ सतपुड़ा बोला जाता है किसको, पंचमढ़ी को। चलिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के पन्ना में पाए जाने वाले हीरा किस काल के शैल समूह में पाया जाता है। यानी दोस्तों मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में आपको पता हुआ हीरे पाए जाते हैं, तो ये किस काल की चट्टानों में और या पाए जाते हैं। तो ऑप्शन हम देखते हैं, विंध्यन समूह, कडप्पा समूह, धारवाड़ समूह या गोंडवाना समूह। दोस्तों इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कडप्पा समूह। क्या हो जाएगा, जो कडप्पा समूह है पन्ना जिले में, इसमें हीरे पाए जाते हैं। चलिए थोड़ा देखते हैं हम कडप्पा चट्टानों के बारे में। तो कडप्पा शैल समूह विंध्यन शैल समूह की अपेक्षा प्राचीन है। यानी दोस्तों जो हमारा कडप्पा शैल समूह है विंध्यन समूह से भी प्राचीन है। कडप्पा शैल समूह की चट्टानें अत्यधिक टूटी हुई एवं कायांतरित है। ये चट्टानें मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के मैदान में पाई जाती हैं, परंतु मध्य प्रदेश के बीजावर, पन्ना, ग्वालियर में भी इनका विस्तार देखने को मिलता है। अतः ये चट्टानें मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम सीमा में शेल, जेस्पर, पोर्सलाइट और हार स्टोन के रूप में पाई जाती हैं और निचले कडप्पा शैल समूह की बीजावर सीरीज में हीरा मिलता है। तो दोस्तों जो हमारी कडप्पा समूह है इसका दोस्तों बीजावर क्रम है, उसी की चट्टानों में आपको क्या मिलता है, हीरा मिलता है। और दोस्तों पन्ना पूरे भारत में प्रसिद्ध है अपने हीरा उत्पादन के लिए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। यानी तो जो हमारा दोस्तों चचाई वाटरफॉल है ये मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन देखते हैं, बुंदेलखंड पठार, नर्मदा सोन घाटी, रीवा पन्ना पठार, मालवा का पठार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा रीवा पन्ना का पठार। क्या हो जाएगा, रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत ही हमारा कौन सा जलप्रपात है, तो वह चचाई जलप्रपात। कौन सा है, चचाई जलप्रपात। चलिए थोड़ा रीवा पन्ना पठार के बारे में जानते हैं। तो रीवा पन्ना पठार की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है और यहाँ वर्षा का औसत 100 से 125 सेंटीमीटर है। यहाँ का अधिकतम तापमान कितना 42 डिग्री और न्यूनतम 8 डिग्री रहता है। यहाँ बहने वाली नदियों में हमारी सोन, केन, टॉन्स, बीहड़, सतना और ब्योरमा आदि प्रमुख नदियाँ हैं। तो आप ये भी याद रखें। इसके अंतर्गत दमोह, रीवा, सतना, पन्ना कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों, तो दमोह, रीवा, सतना और पन्ना आते हैं। साथ दोस्तों सागर जिले की रेहली और बंडा तहसील भी आती है। इसके अलावा दोस्तों रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आने वाले प्रमुख पर्यटन क्षेत्र में चचाई, बहुटी और केवटी जलप्रपात हैं। साथ ही भरूच, स्तूप, सतना, चित्रकूट और मेहर आदि भी हैं। दोस्तों चित्रकूट में आपने पता होगा भगवान राम रुके थे, मेहर में मां शारदा भवानी का प्रसिद्ध मंदिर है। तो पर्यटन के हिसाब से भी रीवा पन्ना का पठार काफी समृद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि मालवा के पठार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। क्या है प्रश्न कि मालवा के पठार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, इस पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, सिगार की चोटी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है हमारा, कर्क रेखा की
कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि पहला कथन भी सत्य है, दूसरा कथन भी सत्य है। तीसरा है इस पठार का निर्माण ज्वालामुखी लावा से हुआ है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन है जोहिला इस पठार से निकलने वाली प्रमुख नदी। दोस्तों चौथा ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि जो हमारा मालवा का पठार है इसमें जोहिला नहीं, इसमें काली सिंध, शिप्रा आदि नदी बहती है। तो हमारा ऑप्शन 4 जो हमारा कथन 4 है बिल्कुल असत्य है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला बघेलखंड के पठार के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो दोस्तों देखिए मैंने आपको बताया था प्रश्न आ भी गए हैं, तो ये आपको जरूर याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला बघेलखंड के पठार के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला उमरिया, दूसरा हो जाएगा शहडोल, तीसरा है सागर, तीसरा है सिंगरौली। तो दोस्तों इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सागर। क्या हो जाएगा सागर, क्योंकि दोस्तों सागर जो है बघेलखंड पठार के अंतर्गत शामिल नहीं है। चलिए थोड़ा हम देखते हैं बघेलखंड पठार के बारे में। तो बघेलखंड के पठार के अंतर्गत अनूपपुर, सीधी, शहडोल, सिंगरौली का निचला हिस्सा तथा उमरिया, डिंडोरी जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं, अनूपपुर आता है, सीधी आता है, शहडोल, सिंगरौली का निचला हिस्सा, साथ ही उमरिया एवं डिंडोरी जिले आते हैं। बघेलखंड पठार दोस्तों पर्यटन में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, अमरकंटक, नर्मदा सोन का उद्गम स्थल भी है। और दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान तो अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है पूरे भारत में ही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि खंडवा, खरगोन एवं बड़वानी जिले किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, पहला मालवा का पठार, दूसरा है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, तीसरा है बघेलखंड का पठार और चौथा ऑप्शन है बुंदेलखंड का पठार। तो दोस्तों इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही दोस्तों क्या आते हैं, खंडवा, खरगोन एवं बड़वानी आते हैं। दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है जिसको हम निमाड़ का मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निमाड़ का मैदान, और उसी में खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिले आते हैं। चलिए थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। तो निमाड़ पश्चिम मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में उप क्षेत्र है जिन्हें निमाड़ क्या बोला जाता है, निमाड़ बोला जाता है, और कुछ जगह खंडिया या भुवाना भी बोलते हैं। यह क्षेत्र विंध्य रेंज के दक्षिण में स्थित है। इसमें नर्मदा एवं ताप्ती नदी घाटियों के 2 हिस्से हैं जो सतपुड़ा रेंज के एक हिस्से से अलग हैं। चलिए दोस्तों आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों निमाड़ में क्या है, निमाड़ी भाषा का घर है। क्या है, निमाड़ ही है, निमाड़ी भाषा का घर है, क्योंकि दोस्तों धार, खंडवा, खरगोन इनमें निमाड़ी भाषा भी बोली जाती है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साथ दोस्तों आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं मैं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और मालवा के पठार को दोनों को अलग भी निमाड़ का मैदान ही करता है। जैसे जो हमारा एक तरफ सतपुड़ा पर्वत और ऊपर मालवा, और इन दोनों के मध्य क्या पड़ता है, वो पड़ता है निमाड़ का मैदान। तो इन दोनों का विभाजक के रूप में भी कार्य करता है निमाड़ का मैदान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस पर्वत का निर्माण ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से। तो ऑप्शन देखते हैं, महादेव पर्वत, दूसरा है मेकल पर्वत, तीसरा है विंध्याचल पर्वत और चौथा क्या हमारा सतपुड़ा पर्वत। क्या है, सतपुड़ा पर्वत। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, सतपुड़ा पर्वत का निर्माण ग्रेनाइट प्लस बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। चलिए थोड़ा हम सतपुड़ा पर्वत के बारे में जानते हैं। तो सतपुड़ा भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मेकल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। पूर्व में इसका विस्तार छोटा नागपुर के पठार तक है। यह पर्वत श्रेणी एक ब्लॉक माउंटेन है। किस प्रकार का माउंटेन है, ब्लॉक पर्वत है, जो कि मुख्यतः ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित हुआ है। इस पर्वत की श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी, धूपगढ़ है। तो बहुत बार बता दिया, याद रखना है। 1350 मीटर इसकी हाइट है, जो कि महादेव पर्वत पर स्थित है। और सतपुड़ा रेंज में मेकल पर्वत में स्थित अमरकंटक पठार से नर्मदा तथा सोन नदियों का उद्गम भी होता है। तो आप ये भी याद रखें। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला है हमारा कि मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्रदेश कौन सा है, यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग कौन सा है। तो ऑप्शन पहला है नर्मदा सोन घाटी, दूसरा है मालवा का पठार, तीसरा है सतपुड़ा का पठार और फोर्थ ऑप्शन है सतपुड़ा श्रेणी। पहला क्या है, नर्मदा सोन घाटी, दूसरा है मालवा का पठार, तीसरा है बुंदेलखंड का पठार और फोर्थ ऑप्शन है नर्मदा सोन घाटी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग है वो है नर्मदा सोन घाटी। क्या है, नर्मदा सोन घाटी है। चलिए थोड़ा नर्मदा सोन घाटी के बारे में हम जानते हैं। तो नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्रफल 86,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 27.89 भाग कवर करती है। दक्कन ट्रेप से निर्मित यह पठार मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र से उत्तर पूर्वी तक फैला हुआ है। यह प्रदेश का सर्वाधिक निचला भाग है, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 300 से 400 मीटर है। और इस पठार पर गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। कृषि की दृष्टि से काफी संपन्न क्षेत्र है। यहाँ गेहूं का उत्पादन मुख्य रूप से होता है, साथ ही चावल, मूंगफली, कपास, सोयाबीन, अन्य फसलें भी उगाई जाती हैं। और यहाँ की मानसूनी जलवायु है, मानसूनी जलवायु है। यहाँ वर्षा 125 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ सर्दी में सामान्य सर्दी तथा गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है।
और दोस्तों इस क्षेत्र से बहने वाली नदी है हमारी नर्मदा सोन, उसी पे इसका नाम नर्मदा सोन घाटी पड़ा है। और जोहिला इस क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। जबलपुर, नरसिंहपुर, हरदा, होशंगाबाद का संपूर्ण क्षेत्र तथा धार, झाबुआ, बड़वानी, कटनी के कुछ भाग नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। और नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत आने वाले पर्यटन स्थल कौन कौन से हो जाएंगे? तो पहला हो जाएगा हमारा 64 योगिनी मंदिर, फिर आ जाएगा जबलपुर, फिर ओमकारेश्वर जो कि एक ज्योतिर्लिंग भी है, ओमकारेश्वर ममलेश्वर, फिर आ जाएगा हमारा भेड़ाघाट, फिर आ जाएगा महेश्वर जो कि रानी अहिल्याबाई से जुड़ा हुआ है, फिर है सहस्त्रधारा जलप्रपात आदि प्रमुख है, तो यहाँ के पर्यटन केंद्र हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिमी सतपुड़ा को किस नाम से जाना जाता है? यानी दोस्तों जो हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है इसके पश्चिमी क्षेत्रों को किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, महादेव श्रेणी, फिर आ जाएगा राजपीपला श्रेणी, तीसरा है मेकल श्रेणी, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड, मेकल श्रेणी। क्या हो जाएगा? मेकल श्रेणी। क्योंकि दोस्तों जो आप ये देख रहे हैं यहाँ से लगा ये पूरी क्या है हमारी सतपुड़ा श्रेणी है, जिसका पूर्वी भाग कौन सा क्या कहलाता है? राजपीपला। क्या कहलाता है? राजपीपला। और ग्वालीगढ़ मध्य में है महादेव की पहाड़ियां, और हमारा जो पश्चिम में है, सॉरी दोस्तों इसमें थोड़ा सा प्रश्न है कि पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी किस नाम से जाना है? तो दोस्तों इसको हम राजपीपला के नाम से जानेंगे। किसके नाम से? राजपीपला के नाम से जानेंगे, क्योंकि ये हमारा पश्चिम क्षेत्र है, ये हमारा पूर्व क्षेत्र है। मैंने थोड़ा पूर्व से कंफ्यूज हो गया था मैं। तो पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजपीपला श्रेणी। क्या हो जाएगा? राजपीपला श्रेणी। दोस्तों चलिए अब फिर से हम क्रम वाइज देखते हैं। तो पश्चिम में दोस्तों हमारा हो जाएगा राजपीपला और ग्वालीगढ़, मध्य में आ जाएगा हमारा महादेव श्रेणी, और पूर्व में क्या आ जाएगा? मेकल श्रेणी। दोस्तों मैप में थोड़ा सा दिशाओं का जरूर ध्यान रखें, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। हमेशा ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है, नीचे होता है दक्षिण, इधर पूर्व और इधर पश्चिम। तो थोड़ी दोस्तों कंफ्यूजन होगा, तो उसके लिए सॉरी। चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा राजपीपला की श्रेणी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस पर्वत श्रेणी को मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा स्थान माना जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, विंध्याचल पर्वत, फिर हो जाएगा अरावली पर्वत, तीसरा है सतपुड़ा पर्वत, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा अमरकंटक पर्वत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत। क्या हो जाएगा? सतपुड़ा पर्वत को मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इस पर क्या स्थित है? धूपगढ़। क्या है? धूपगढ़। चलिए आप धूपगढ़ की ऊंचाई कमेंट करके जरूर बताएं। अगला हमारा प्रश्न है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पूर्वी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पूर्वी क्षेत्र को किस नाम से जाना है? पूर्वी दोस्तों यानी कि इधर वाला हिस्सा, पश्चिम ये। तो आप कंफ्यूज ना हो, जैसे मैं कंफ्यूज हो गया, यहाँ हम कंफ्यूज होकर चलता है दोस्तों, लेकिन आपको एग्जाम सेंटर या एग्जाम हॉल में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ जवाब देना है, वरना आते हुए प्रश्न का भी हम गलत जवाब दे देंगे। इसलिए दोस्तों इस प्रकार की जो हमें वस्तुनिष्ठ सीरीज है वो करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि पेपर से पहले हमारी थोड़ी तैयारी हो जाती है और सही गलत का हमें बोध हो जाता है। तो प्रश्न बोल रहा है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पूर्वी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, भांडेर, कैमूर, महादेव या मेकल। तो दोस्तों इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भांडेर। क्या बोला जाता है? भांडेर नाम से हम इसको जानते हैं, किसको? पूर्वी क्षेत्र को। चलिए थोड़ा मैप में देखते हैं, कभी मैप में हो तो ये। चलिए दोस्तों मैप में इसका भांडेर और कैमूर को इन्होंने अलग अलग करके नहीं दिखाया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भांडेर। चलिए थोड़ा हम विंध्याचल पर्वत के बारे में जानते हैं। तो विंध्याचल पर्वत के पूर्वी भाग में विस्तृत पर्वत श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? कैमूर भांडेर श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण क्वार्टज एवं लाल बलुआ पत्थरों की चट्टानों से हुआ है। कैमूर भांडेर श्रेणी पर्वत का विस्तार मध्य प्रदेश के सतना, सीधी, पन्ना, रीवा और छतरपुर जिलों में है। इस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? 450 से 600 मीटर तक है, और यह श्रेणी सोन एवं यमुना नदी के जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। यानी दोस्तों जो हमारी सोन नदी है और यमुना नदी है, उसका जल विभाजक के रूप में कौन कार्य करती है? तो कार्य करती है हमारी ये भांडेर कैमूर श्रेणी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी बुंदेलखंड के पठार की जीवन रेखा है? ये दोस्तों मध्य प्रदेश की संपूर्ण जीवन रेखा तो नर्मदा नदी को माना जाता है, लेकिन बुंदेलखंड के पठार की जीवन रेखा कौन सी है? तो ऑप्शन देखते हैं, पहला है चंबल, दूसरा शिप्रा, तीसरा है ताप्ती, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा बेतवा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा बेतवा। क्या हो जाएगा? बेतवा को दोस्तों बुंदेलखंड के पठार की जीवन रेखा कहते हैं। चलिए थोड़ा हम बेतवा नदी के बारे में जानते हैं। तो बेतवा नदी, जिसका प्राचीन नाम क्या था? वेत्रवती। क्या था? वेत्रवती। तो याद रखें आप, यह भारत के मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह यमुना नदी की उप नदी यानी कि सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुम्हारा गांव से निकलती है। तो आप उद्गम जरूर याद रखें, रायसेन जिले का कुम्हारा गांव से बेतवा नदी निकलती है। उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है, भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों से होकर बहती है। इसके ऊपरी भाग में कई झरने मिलते हैं, किंतु झांसी के निकट यह काम के मैदानों में धीमे धीमे बहती है। इसकी संपूर्ण लंबाई कितनी है? वो है हमारी 480 किलोमीटर। कितनी है? 480 किलोमीटर। यह बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम? बुंदेलखंड की जीवन रेखा।
यह हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। इसका किनारे सांची और विदिशा के प्रसिद्ध एवं सांस्कृतिक नगर स्थित हैं। लोगों का मानना है कि आल्हा की लड़ाई में इतना खून बहाया कि पूरी नदी लाल हो गई। उस समय से यहाँ लाल रंग का मोरंग पाया जाता है। बीना नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो दोस्तों जो हमारी बेतवा नदी है किसकी सहायक है? यमुना की है। और ये बेतवा की कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी बीना नदी। और इसके साथ तट पर कौन कौन से सांची और विदिशा दोनों प्रमुख शहर इसके क्या है? इसके किनारे पर स्थित हैं। तो आप याद रखें कुल लंबाई 480 किलोमीटर। और इसका उद्गम कहाँ पर है? रायसेन जिले का कुम्हारा गांव। और समाप्ति कहाँ होती है इसकी? यमुना नदी के अंदर मिलकर हो जाती है, यमुना की सहायक नदी क्योंकि ये। अगला प्रश्न है कौन सी पर्वत श्रेणी नर्मदा तथा गोदावरी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? तो ऑप्शन हम देखते हैं अरावली, दूसरा है सतपुड़ा, तीसरा है अमरकंटक और फिर है विंध्याचल। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सतपुड़ा। क्या हो जाएगा? सतपुड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 2। दोस्तों जो हमारा सतपुड़ा पर्वत है यह नर्मदा नदी और गोदावरी नदी दोनों के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है दोस्तों। और जो हमारा सतपुड़ा है इसको हमने 3 भागों में बांट रखा है। पहला है राजपीपला पहाड़ी, फिर है ग्वालीगढ़, फिर महादेव पहाड़ी और मेकल श्रेणी के रूप में इसको बांट रखा है। और सतपुड़ा सिरे से मेकल पर्वत से अमरकंटक पठार है और इससे नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम होता है। तो आप याद रख सकते हैं। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है हमारा। प्रश्न है कि सिद्ध बाबा की चोटी की ऊंचाई कितनी है, यानी कि जो सिद्ध बाबा पीक है इसकी हाइट कितनी है? तो ऑप्शन देखते हैं 752 मीटर, फिर है हमारा 881 मीटर, फिर है 1352 मीटर या 1172 मीटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1172 मीटर जो हमारी सिद्ध बाबा की चोटी है इसकी ऊंचाई है। चलिए दोस्तों आपको होमवर्क के रूप में 2 प्रश्न देता हूँ। 881 मीटर किस चोटी की ऊंचाई है? कमेंट करके जरूर बताएं। 1352 मीटर किस चोटी की ऊंचाई है? कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों हमारी जो सिद्ध बाबा की चोटी है यह बुंदेलखंड पठार के अंदर आती है। तो थोड़ा हम बुंदेलखंड पठार के बारे में जानते हैं। बुंदेलखंड पठार का विस्तार मध्य प्रदेश के मध्य उत्तरी भाग में है। इस पठार के पूर्व में बघेलखंड, पश्चिम में मध्य भारत का पठार, उत्तर में यमुना का मैदान तथा दक्षिण में विंध्याचल पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई उत्तर में 150 मीटर से लेकर दक्षिण में कितनी 400 मीटर तक है। और सिद्ध बाबा इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी 1172 मीटर। जो बुंदेलखंड पठार है इसका निर्माण ग्रेनाइट नीच से हुआ है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं सिंध, केन, बेतवा और धसान। और यहाँ पर औसत वर्षा 100 से 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। और इसकी प्रमुख फसल कौन सी है? तो ज्वार है और फिर तेंदुपत्ता। क्या है? ज्वार और तेंदुपत्ता यहाँ की प्रमुख वन उपज है। तो दोस्तों आज का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। वीडियो आशा करता हूँ आपने पूरा देखा होगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि वीडियो में कौन सा अच्छा पार्ट था, आपको क्या अच्छा लगा। साथ ही दोस्तों अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें जरूर बता दें। चैनल पर नए हो और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश में बहुत सारी एग्जाम आ रखी है जिसमें पटवारी, वन रक्षक, बैंकिंग, पुलिस आरक्षक सभी में दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मध्य प्रदेश में होने वाली समस्त परीक्षाओं में मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज का या वस्तुनिष्ठ का, सामान्य ज्ञान का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। तो इस हिसाब से आपके लिए यह बहुत ही अच्छी सीरीज रहने वाली है। अगर दोस्तों आप बिगनर हैं तो वीडियो को 1 से 2 बार देखें। आपने काफ़ी अच्छा पढ़ रखा है मध्य प्रदेश के बारे में डिटेल से, तो अपनी तैयारी को परखने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं कि क्या हम प्रश्नों का सही जवाब लगा पा रहे हैं या नहीं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।